हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की सेकेंड डीपीपी में। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में लिखा है अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और जो रिडक्शन करते हैं वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम ये जानते हैं। अब ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और रिडक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब इसमें बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर से बेसिकली किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन तब होता है जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। और रिडक्शन कब होता है? जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस इन विच एन एलिमेंट अंडरगो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, यानी कि ये किसको शो कर रहा है? अगर इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसका मतलब किसको शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। और ऑक्सीडेशन अगर है तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन Br2 plus C3 carbonate ion plus water Br minus BrO3 minus and then bicarbonate ion। ये हमारे पास में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। तो क्या सही होगा, इसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए Br2 वाले की बात करें तो Br2 ने क्या किया है? Br माइनस और किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये BrO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ Br का 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? तो अब एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी जगह पर रिडक्शन हो रहा है, यानी एक जगह ये रिड्यूस कर रहा है और दूसरी जगह पे क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ हो रहे हैं। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। In which of the following reaction is there a change in the oxidation number of nitrogen atom। यानी कहाँ पर नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो देखना है, स्टार्ट करते हैं से। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 4 है और यहाँ भी कितना है? 4 है। दोनों जगह 4 है। इसका मतलब इस कंडीशंस में यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन का -3 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का -3 होगा। दोनों जगह पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ भी नाइट्रोजन का +5 है। इसका मतलब यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास कौन सा आएगा? नन ऑफ दीज, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है, यानी कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। इन द रिएक्शन XHI plus YHNO3 convert to NO plus I2 plus H2O। तो हमें बेसिकली वैल्यूज़ निकालनी है, X की वैल्यूज़ निकालनी है Y की। तो यहाँ पर हमें मेथड कौन सा लगाना पड़ेगा? बैलेंसिंग मेथड लगाना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग मेथड हमारे पास में दो हैं, कौन कौन से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगा लेते हैं, बड़ा सिंपल रहेगा वो। तो जैसे कि हम यहाँ इसको लिख देते हैं I-, HI को I- लिख दिया। तो I- किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में कन्वर्ट हो रहा है। बैलेंस कर दिया तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल? -2। यहाँ पर कितना हो गया? 0। तो इसमें चेंज कितने का हो गया? 2 का चेंज हो गया। यहाँ पर देख लो, इधर ले लो आप NO3 माइनस ले लो, यहाँ से ले लो NO। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? +2। यहाँ कितना हो गया? 5। यहाँ कितने का चेंज हो रहा है? 3 का चेंज हो रहा है। अब जिसका चेंज है, यानी कि यहाँ 3 का चेंज है, तो मल्टीप्लाई यहाँ 3 कर दो। यहाँ पर कितने का चेंज हो रहा है? 2 का चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। अब ओवरऑल इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो।
तो इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6i माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में 2NO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ किस में लिखेंगे 3i2, भाई 3i2 ये हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा 2NO। ठीक है, अब बाकी आपको क्या बैलेंस करना है, H बैलेंस करना है, दो जगह पर H लिखा हुआ है, ठीक है, वाटर लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन देख लो यहाँ पर कितने 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ 6 है, यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 6 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे 4H2O कर देंगे। तो 4H2O यहाँ करेंगे तो 8H प्लस आयन यहाँ आ जाएगा, जिसमें से 8H प्लस आयन को यहाँ पर लिखोगे तो 6H यहाँ आ जाएंगे, 2H यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमसे x और y पूछ रहा है, तो x की जगह पर अपने पास में कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, और y की जगह अपने पास में कितना दिख रहा है 2 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6 and 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो 6 and 2 ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन जो है वो 6 and 2 होगा। For the redox reaction MnO4 minus plus C2O4 2 minus H plus Mn2 plus CO2 plus H2O, the correct stoichiometric coefficient of MnO4, C2O4 and H plus are respectively। यानी यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बैलेंसिंग वाली कंडीशन यहाँ पर भी आएगी। तो एक काम कर लेते हैं, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा +7। तो चेंज कितने का आ रहा है वो चेंज देख लो, यहाँ पर 5 का चेंज आ रहा है। इसी तरह C2O4 ऑक्सीलेट आयन ले लो, इसमें कन्वर्ट हो रहा है ये CO2 में, यहाँ कितना हो रहा है +4, यहाँ कितना हो रहा है +3, तो यहाँ से यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ कितने का चेंज हो रहा है 2 का। तो ओवरऑल इस जगह पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, और इस जगह पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे 5 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 2MnO4 माइनस, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस, कन्वर्ट हो रहा है, इस जगह पर लिख देंगे 2Mn2 प्लस लिख देंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 10CO2। ये तो हमारे पास में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आ गया। अब वाटर और H प्लस आयन को बैलेंस भी तो करना होगा। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितने हैं 20 हैं, तो 20 + 8 28 हो गया, यहाँ कितने हैं 20 हैं, इसका मतलब यहाँ पर 8 ऑक्सीजन कम है, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो 16H प्लस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप देखो आपके सामने MnO4 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ठीक है, C2O4 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, और H प्लस का स्टाइक्योमेट्रिक 16 है। 2 5 16 जो आंसर होगा वो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको 2 5 16, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। When SO2 is passed through an acidified solution of potassium dichromate, the oxidation state of S change from। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है, तो देखिएगा रिएक्शन होती है K2Cr2O7, ये रिएक्शन करता है SO2 से, तो SO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है SO3 में, क्लियर है, और यहाँ पर ये Cr+3 में जाता है इन द एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 6 हो गया। तो चेंज कहाँ से कहाँ किया है 4 से 6 में किया है, तो यानी फाइनल आंसर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 to 6 होगा, यानी 4 से 6 में चेंज होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल सा मेथड होता है कि आप चेंज देख लो, आप चेंज देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में चेंज कितना हो रहा है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ कितना है आपके पास में 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितने का दिख रहा है आपको 3 का चेंज दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ का चेंज कितने का दिख रहा है 3 का चेंज दिख रहा है। जितने का ये चेंज शो करेगा, क्या कहा मैंने, जितने का ये चेंज शो करेगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। बाकी आप इसको बैलेंसिंग के थ्रू या आप इसको ऑक्सीडेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा दैट्स मीन 3 आएगा। When N2 is converted into ammonia, the equivalent weight of nitrogen will be। देखिए N2 जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, ठीक है, N2 कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -3 है, तो यहाँ कितने का, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ 0 है, तो ये चेंज कितने का हुआ यहाँ पर 6, और जो 6 किया है यही क्या है आपका N फैक्टर है। क्लियर है।
ये n फैक्टर है। तो इक्वलेंट वेट ऑफ N2 निकालना है, तो यानी कि हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.67। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4.67, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। In the ionic equation KBrO3 minus 12H plus 10 electron Br2 plus 6H2O plus 2K plus the equivalent weight of KBrO3। देखिएगा कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड का इक्वलेंट वेट निकालते हैं तो उस जगह पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर लेते हैं, ठीक है। अब n फैक्टर चेंज देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। तो चेंज कितने का हो गया, यहाँ से 5 का चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो n फैक्टर यहाँ कितना निकल के आएगा, 5, यानी ओवरऑल आंसर जो आएगा m/5 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। In the conversion NH2OH convert to N2O, the equivalent weight of NH2OH। देखिए इक्वलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का जब भी निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, NH2OH है। कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये N2O में हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपके पास में, इस कंडीशन में देखोगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कितनी आएगी, एक मिनट फिर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगी x प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ आ गई -1। यहाँ सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी +1। तो यहाँ पर है -1, यहाँ कितना है +1, क्लियर है। तो चेंज यहाँ से यहाँ तक का कितने का हो गया, 2 का हो गया। तो n फैक्टर यहाँ कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो इक्वलेंट वेट ऑफ यहाँ पर NH2OH ले लेंगे, दैट्स मीन m/2। तो फाइनल आंसर आएगा m/2, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। In the reaction between SO2 and O3, the equivalent weight of ozone, देखो इक्वलेंट वेट ऑफ ओजोन निकालना है ठीक है। अब इक्वलेंट वेट ऑफ ओजोन में क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर जो O3 है, मैं आपको बता दूं, वो O3 देखो एक तो O2 में कन्वर्ट होता है और ऑक्साइड बनाता है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर होती है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो O3 जो होता है O2 और O-2, तो O3 से O2 में तो ये 0 है, ये 0 है। लेकिन यहाँ से यहाँ का चेंज अगर देखा जाए तो यहाँ कितने का चेंज आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका n फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। तो इक्वलेंट वेट अगर हम यहाँ पर करेंगे तो इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ द मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इक्वलेंट वेट ऑफ ओजोन इज इक्वल टू हाफ द मॉलिक्यूलर वेट होगा। द इक्वलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन द रिएक्शन। देखिए इक्वलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एसिड होती है। अब किसी भी एसिड का जो n फैक्टर होता है, किसी भी एसिड का जो n फैक्टर होता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H3PO4 है हमारे पास में, 1 मोल हमने यहाँ पर NaOH लिया था, तो केवल एक H प्लस यहाँ से निकल रहा है। क्या निकल रहा है, केवल एक H प्लस निकल रहा है और NaH2PO4 बना रहा है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो इक्वलेंट वेट ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर। तो n फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98 डिवाइड बाई 1, दैट्स मीन फाइनल आंसर जो आएगा वो 98 आएगा, ठीक है। यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। द इक्वलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू। हाफ मतलब तब होगा जब n फैक्टर की वैल्यूज यहाँ पर
2 आएगी। यानी जहाँ पर n फैक्टर की वैल्यूज 2 हो उस जगह पर इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा, MnSO4 यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इस कंडीशंस में बात करें तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ठीक है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन कितना हो गया, +7 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 6। तो 2 से अगर हम यहाँ ले लेते हैं MnO2 तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर n फैक्टर अगर हम देखें तो n फैक्टर यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब 2 हो गया तो इक्वलेंट वेट ऑफ MnSO4 यहाँ पर ले लेंगे तो ये आ जाएगा m/2 यानी हाफ होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। द इक्वलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट। देखो बेटा, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो FeSO4.NH4 का होल टू SO4.6H2 ये हमारे पास मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको बता दूं मोहर सॉल्ट में क्या होता है कि Fe+2 जो होता है ये Fe+3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है, यानी कि इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+2 से Fe+3 में। ठीक है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में जो इसका n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इक्वलेंट वेट अगर हम यहाँ लिखेंगे तो m/1 यानी कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो यानी इसका जो इक्वलेंट वेट होगा इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, इट्स मॉलिक्यूलर वेट। When HNO3 is converted into ammonia, the equivalent weight of HNO3 will be। देखिए, किसी का भी कंपाउंड का इक्वलेंट वेट, अगर हम किसी भी कंपाउंड का इक्वलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर के इक्वल होता है। अब n फैक्टर का मतलब होता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होता है, ये होता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल ऑब्लिक एटम ऑब्लिक आयंस, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HNO3 है, HNO3 कन्वर्ट किस में हो रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। यहाँ कितनी होगी आपके पास में -3। तो +5 से -3 में जो चेंज होगा तो वो कितना होगा आपके पास में 8 का चेंज होगा। कितने का चेंज होगा, 8 का चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्वलेंट वेट हो जाएगा m/8। तो n फैक्टर ये 8 क्या आ जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, दैट्स मीन n फैक्टर। तो m/8, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा m/8। तो बच्चों ये रही आज की DPP। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।